चैप्टर 56। सभी डांस और एंजॉय कर रहे थे। अब आगे। आर्यन आरवी साथ में बहुत खुश थे और दोनों मेड फॉर ईच अदर लग रहे थे। मिस्टर भारद्वाज अपनी जगह से उठकर उन दोनों के पास आते हैं और अपनी ओवरकोट की जेब से 500 के नोटों की गड्डी निकाल उन दोनों के ऊपर से वार कर साथ में खड़े एक वेटर को दे देते हैं और अपने मन में बोले, मेरे बच्चों को कभी किसी की नज़र ना लगे। वह अपने बच्चों की खुशियों में शामिल तो थे पर उन्हें यह नहीं बता सकते थे कि वही उनके पिता है। उसने नहीं पता था कि सब कैसे रिएक्ट करेंगे, पर वह ये भी नहीं जानते कि थे कि आयरा उन्हें ढूंढ रही है। समर्थ एक साइड में टेबल पर बार काउंटर पर बैठा ड्रिंक कर रहा था और उसकी ठीक अपोजिट साइड में वानी ड्रिंक पर ड्रिंक कर रही थी और समर्थ की नज़रें वानी पर ही टिकी थी। जब वानी जरूर से ज़्यादा ड्रिंक कर लेते हैं तो समर्थ अपनी जगह से उठ वानी के पास जा उसके हाथ से ड्रिंक का ग्लास छीनता हुए बोला, तुम होकर यही गिरने का इरादा है क्या तुम्हारा? क्या यहाँ तमाशा करने वाली हो तुम? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? ना मुझे चैन से खड़े होने देते हो, ना चैन से पीने देते हो, क्यों मेरे पीछे पड़े हो? अपनी नशेली आवाज में बोली है। प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? कुछ भी करूं मैं? वानी अपनी फिंगर समर्थ के सीने पर टैप कर बोली। कुछ पल में वानी को नशा शुरू होने लगा। वह अपनी फिंगर समर्थ की ओर पॉइंट करती है, उसे समर्थ दो नजर आने लगे थे। क्योंकि इतनी ड्रिंक चुकी थी उसका नशा तो दिमाग में चढ़ना ही था। वह अपनी दो उंगलियां करते हुए बोली, तुम एक कम थे मेरा दिमाग खाने वाले, जो ये दूसरा और आ गया। समर्थ की दूसरी ओर इशारा करते हुए, अब तुम दोनों निकलो मेरे सामने से, वह जोर से चिल्लाती है। लेकिन म्यूजिक चलने की आवाज के कारण उसकी आवाज बाकियों तक नहीं पहुंचती। समर्थ एक गहरी सांस भर वानी को बाजू से पकड़कर पार्किंग की ओर लेकर आता है। समर्थ अपनी कार का दरवाजा खोल दांत पीसते हुए वानी से बोलता है, अपने घर का एड्रेस बोलो, कहाँ रहती हो तुम? ये सुन वानी की आंखें नम हो जाती है। वह रोते हुए बोली, मेरा कोई घर नहीं है। समर्थ के सीने पर सर रख रोना शुरू कर देती है, किसी छोटे बच्चों की तरह, जब जैसे छोटे बच्चों रोता है। वानी के दिल का दर्द बाहर आ रहा था। वो पहले से और भी ज्यादा तेज रोते हुए बोली, मेरा कोई घर नहीं है, कोई नहीं है मेरा, मेरी काकी को छोड़कर। समर्थ गहरी सांस ले बोला, तो तुम्हारी काकी का एड्रेस बताओ, हम वहीं चलेंगे। वानी पीछे हट अपनी पलके जल्दी जल्दी झपका समर्थ को देखकर बोली, तुम अड्डू सदू इंसान, तुम मुझे काकी के घर पर छोड़कर आओगे, लेकिन काकी का भी घर नहीं है। हाथ से इशारा कर बोली। समर्थ बोला, बताओ काकी कहाँ है, वहीं छोड़ आऊंगा। आश्रम में रहते हैं हम काकी के साथ। वानी नम आंखों से बोली। समर्थ यह सुन थोड़ा सा शौक होता है, पर वह इतना ज्यादा रिएक्ट नहीं करता। वह वानी से बोला, चलो तो मैं तुम्हें तुम्हारे अनाथ आश्रम छोड़ आऊंगा, कहाँ रहती हो बताओ मुझे। वानी समर्थ से दूर हो बाहर की जाने लगती है। वो लड़खड़ाते कदमों से बाहर की ओर जाती है। अब पीछे मुड़ समर्थ से बोली, तुम कौन हो मुझे छोड़ने वाले? मैं खुद चली जाऊंगी, इतनी भी नहीं पी है मैंने, समझ, मुझे तुम दोनों की जरूरत नहीं। इतना बोल वह आगे बढ़ते बढ़ते बाहर की ओर लड़खड़ाते हुए चली जाती है और समर्थ अपना माथा पटकता रह जाता है। ये लड़की जब इतनी संभलती नहीं है तो इतनी पीनी जरूरी थी। समर्थ अपनी कार में बैठ अपनी कार को वानी के पीछे लगा देता है। जो भी हो उसे वानी पसंद ना हो, लेकिन फिर भी एक लड़की को रात को नशे की हालत में अकेले सड़कों पर जाना उसे कुछ ठीक नहीं लगता। ऑब्वियसली आजकल जमाना ही इतना खराब है, बस उसकी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए समर्थ भी उसके पीछे पीछे हो जाता है। वह कुछ दूरी पर जाकर वानी के सामने कार रोकता है, जो सड़क पर लड़खड़ाते हुए चांद तारों को गिरते हुए जा रही थी। समर्थ उसके पास जा बोला, कार में बैठो, चलो तुम्हें छोड़ दूं। वानी लड़खड़ाते शब्दों से बोली, तुमने काउंटिंग भूलवा दी, मैं खा पर थी। 1 2 3। वानी रोते हुए बोली, चांद के पास कितने सारे तारे हैं, लेकिन मेरे पास तो एक भी चंद नहीं है। मेरा स्टार वह मुझसे दूर जा रहा है। इतना बोलकर छोटे बच्चों की तरह रोने लग जाती है। दूसरी ओर सभी खाना वाना खाकर पार्टी खत्म कर अपने अपने रूम में चले जाते हैं। लेकिन आयरा ने इस बंगलों के साथ बगल वाला बांग्ला भी खुलवा दिया था, जहां पर आदित्य और रीमा रह रहे थे। क्योंकि सभी उस एक घर में आ जाए इतने रूम नहीं थे, क्योंकि खुद ही मिस्टर भारद्वाज छत पर रह रहे थे और अभी भी वह नए घर पर ओपन होने के बावजूद भी उस घर में नहीं जाते, क्योंकि वह तो अपने बच्चों के पास रहना चाहते थे और खुलकर कह भी नहीं पाते हैं। मिस्टर भारद्वाज के लिए उस घर में निया और विवान शिफ्ट हो जाते हैं आदित्य और रीमा के साथ। वह नहीं चाहते थे कि मिस्टर भारद्वाज ठंड में छत पर एडजस्ट करे, गुरुग्राम में ठंड होती है ना। आदित्य अपने कमरे में इधर से उधर चक्कर लगा रहे थे। आदित्य बोले, निया पार्टी में हंस के बातें कर रही थी उस आयरा से, इतनी मुश्किल से उसके दिमाग में आयरा के लिए नफरत भरी थी। कहाँ गई वह सारी नफरत है? रीमा बोली, वो बदल गई लगता है,
उसे नहीं चाहिए कुछ भी, क्योंकि सीईओ की पोजीशन नहीं चाहिए, जिसके लिए उसकी माँ में लालच कूट कूट कर भरा था उसके दिल में। मैंने उसका ब्रेन वॉश किया था, लेकिन अब मुझे हाथ से निकलती हुई नजर आ रही है वह लड़की। विवान भी उसे नहीं समझता। कम से कम एक तो शुक्र है कि दोनों ही भाई बहन को पार्टनर वैसे मिलने हैं जो हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकते, कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, वह सब जानकर भी हमारा। लेकिन ये दोनों अनजान थे कि मिस्टर भारद्वाज जो एकदम माफिया हुआ करते थे, वह आज अपने बच्चों के साथ है ताकि आदित्य उन्हें नुकसान न पहुंचा दे और आदित्य की हर चल पहले ही नाकाम कर दे। उधर आयरा अरिन के सीने पर सर रखे सो रही थी, क्योंकि सच में वह बहुत थक गई थी। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसने जो निभाई थी, रीमा कहाँ उनकी खुशियों में शामिल होने वाली थी। अरिन आयरा का सर सहला रहा था और अपनी ही सोच में गुम था। आज पूरी पार्टी में उसने मिस्टर भारद्वाज को नोटिस किया था, कैसे वह आयरा और आर्यन की खुशियों में खुश थे और आदित्य को देख उनके माथे पर सिलवाते थी। अरिन सच जानना चाहता था उनके यहाँ आने का सच आखिर क्यों। बस आयरा की खबर मिलते ही वह यहाँ आ गए। और उन्हें खबर मिली तो मिली कैसे? क्या उन्होंने आयरा के पीछे जासूस लगाए हुए हैं? ऐसे ही बहुत सारे सवाल थे जिनके बारे में सोच रहा था। अरिन डिसाइड करता है कि आर्यन की शादी के बाद वह खुद से मिस्टर भारद्वाज से ये सब कुछ पूछेगा। यही सोच वो ना जाने कब सो जाता है।